संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से होगी शुरू। दोनों सदनों में महिला सांसद चर्चा की करेंगी शुरुआत। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन का दिया न्योता, 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका। सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में दखल देने से किया इनकार। हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में हो रहा है आयोजन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी ड्राफ्ट। सरकार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगा सकती है मुहर। उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से एक बार फिर दागी कई क्रूज मिसाइलें। दक्षिण कोरिया ने किया दावा, एक हफ्ते में चौथी बार उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें। विशाखापट्टनम टेस्ट में टॉस जीतने के बाद भारत की सधी शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की भारतीय पारी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज शुरू होगी। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। लोकसभा में सदन की शुरुआत के समय प्रश्नकाल को रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे के बाद लोकसभा में निजी विधेयकों का समय तय किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है, जबकि दोपहर 3:30 के बाद निजी विधेयकों के लिए समय तय किया गया है, जिसमें करीब 44 निजी विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कविता पाटीदार करेंगी। विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी को 2 बजे देंगे। इसके अलावा भी भाजपा की तरफ से दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे, जिनके चयन के जरिए वोटर्स को संदेश देने की कोशिश होगी। कुछ मंत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने वाला है। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट अब से कुछ देर बाद सौंपेगी। ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी। धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, जानना चाहेंगे अब से कितने समय बाद जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? जी बिल्कुल, आप कुछ ही क्षण का, कुछ ही सेकंड का समय बाकी है। मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल पड़े और कुछ ही देर में जो है इस जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो कमेटी है वो सौंप देगी, यानी जस्टिस रंजना देसाई रिपोर्ट सौंप देंगी। और ये उत्तराखंड में गौरव का पल हो जाएगा कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी और अगले 3-4 दिन में इस पर मोहर भी लग जाएगी। आप कह सकते हैं कि जो 2014 के जब आम चुनाव थे तो भाजपा ने एक जो प्रमुख चुनावी वादा था भाजपा का वो यही था। पार्टी ने विवाह, विरासत, तलाक और जो गोद लेने जैसे विषय को नियंत्रित करने के लिए, ये जो धर्म है उसकी प्रभाव बिना के जो व्यक्तिगत कानून है उसका सामना करने के लिए
ये जो कानून है इसको लाने का वादा किया था, क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 44 में भी यही कहता है कि जो राज्य के नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक जो संहिता है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी सकते हैं कि जो तमाम जो हम बातें करते हैं, जो धर्म के नाम पर कई सारी चीजें हो जाती हैं, या कई सारे ऐसे कानून होते हैं कि जैसे आप मान सकते हैं कि जो ड्राफ्ट की अगर मैं जो मुख्य बिंदु जो निकल कर आ रहा है उनकी पैरवी करूं, तो जो जितने भी जो सभी धर्म के जो अनुयायी है उनको समान अधिकार देने की पैरवी जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा, जो है उस पर रोक लगाने का ये प्रयास करेगा, जो पैतृक व पति की संपत्ति में महिलाओं को जो समान अधिकार की बात की जाती है पैरवी कर रहा है, और कानून के हिसाब से जो तलाक की बात बार बार की जाती है, कई बार तलाक को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, उसकी पैरवी ये करेगा। गोद लेने के लिए जो नियम है वो कड़े और कड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही जो स्थानीय व जनजातीय परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनका अनुपालन को जो है सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही जो उत्तराधिकार में जो महिलाओं की सहभागिता है तमाम जगह, जो हम बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने की या घर परिवार से तमाम जगह, तो उनके हित जो है और सुरक्षित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जो तमाम चीजें थी वो समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम, सिख या अन्य धर्मों में यूसीसी के जो विरोध की आवाज है, ऐसा अभी तक जब गोवा में भी इसकी बात होती तो ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उस पर यह केंद्रित है। शादी की जो लड़कियों की उम्र है उसको 21 साल करने पर जोर दिया गया है, और तमाम जो चीजें चाहे तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता हो, और चाहे वो बहुपत्नी या बहुत सारी चीजें जो है, जो बहुपत्नी या बहुपति की जो प्रथा है उस पर रोक लगाने का प्रयास करने की बात इसमें कही जा रही है। जो विरासत है, उत्तराधिकारी है, या जो परिवार नियोजन है, वो बहुत सारी चीजें हैं, उन पर जो है बातचीत की गई। तो कहीं ना कहीं इस कानून के आने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक नए युग का आरंभ होगा। और उसके बाद जब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्य भी इसको देखते हुए अपने राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी बिल्कुल अवधेश, यानी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए भी एक मिसाल के तौर पर, और खासतौर से अगर देखा जाए तो कैबिनेट बैठक के बाद अगले दिन यानी माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इसको एक विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है। 5 तारीख से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र है, 3 दिन का ये विधानसभा सत्र है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि आराम से सत्र में अगर चर्चा हो तो इस पर व्यापक चर्चा हो जाए, कहीं सरकार पे इस तरह के सवाल न उठे कि सरकार बहुत जल्दबाजी में थी। तो इसलिए हमारी सरकार ने पूरा 3 दिन का जो विधानसभा सत्र है, 3 दिन का सत्र बुलाया, और 3 दिन के सत्र में कहीं ना कहीं इसके जो भी पहलू होंगे, जिस कुछ पहलुओं को लेकर जो विपक्ष है वो तमाम बार जो बवाल की स्थिति रही है, उनका कहना है कि कुछ शायद इसमें कुछ चूकें हो सकती हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, बार बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विरोध देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 3 दिन का जो सत्र होगा, उस सत्र में तमाम हर विधायक अपनी बात रख सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या वो निर्दलीय विधायक हो, अपनी बात रख पाएंगे और तमाम चीजें आएंगी। बिल्कुल अवधेश, और खासतौर से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख पा रहे हैं, जो 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसका गठन किया गया था 2022 में 27 मई को, वो पहुंची है जो रिपोर्ट सौंपने के लिए। और ऐसे में जो कमेटी के सदस्य हैं वो अब रिपोर्ट जब सौंप रहे हैं, इनसे किस तरह की प्रतिक्रिया पहले आई थी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल हर कोई मतलब जो उत्तराखंड के नागरिक हैं वो बेहद उत्साह है, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा जो है लोगों के वो ली गई, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, और तमाम जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, तमाम से सहमति ली गई। और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम लोगों में एक आशा का माहौल था कि बहुत सारे चेंज लोग चाहते थे कि चेंजेस आए, और जो वादा सरकार ने किया है उस सरकार उस वादे की ओर बढ़े। क्योंकि जो विरोध जो है उसको लेकर सत्ता पक्ष का ये बोलना है कि अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, और देश का गोवा अकेला राज्य है, और गोवा में जो 8.33% मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन्हें आज तक यूसीसी के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं हुई। उनमें से ना कोई कोर्ट गया, ना कुछ बात हुई, और जो भी उनके धार्मिक रीति रिवाज है उसको वो बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। जबकि गोवा में यह कानून जो पुर्तगाली शासक थे उनके जमाने से लगभग 1867 से कानून लागू है, यानी जो बिल्कुल अवधेश, और हम वो निराधार है बिल्कुल जी। और हम देख भी सकते हैं जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, यहाँ पे 5 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन किया गया था, और ये समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट है वो यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। वो कमेटी के 5 सदस्य जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की जो ड्राफ्ट है वो यहाँ अब सौंपा गया है, और इंतज़ार के इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता अवधेश बता रहे हैं कि खासतौर से
अब जब ड्राफ्ट यहाँ सौंपा जा चुका है तो उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है और साथ ही साथ फिर अगले दिन यानी 6 फरवरी को इसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और खासतौर से अवधेश, अगर देखा जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हैं वो जल्द हैं, तो कोशिश क्या यही रहेगी कि उससे पहले इसको लागू किया जा सके? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जो अंदर से जो सरकार की तरफ से और सरकार के सूत्र कहते हैं कि ये बिल्कुल लागू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड जो पहला राज्य है इसको लागू करने वाला वो बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो लगातार मांग देश में उठती आ रही है कि देश में जो सभी धर्मों के लोग तो निवास करते हैं, लेकिन जो है सबके अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा और अपने अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूसीसी में जो है देश में निवास करने वाले सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की बात की गई है। यानी अभी तक जो देश में हर जाति हर धर्म का जो अलग अलग कानून है उसके हिसाब से लोग शादी, तलाक और व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, लेकिन यूसीसी के लागू होने के बाद हर धर्म हर जाति के नागरिकों के लिए विवाह का पंजीकरण, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा जैसे मामलों में एक कानून लागू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक नए युग का सूर्योदय होगा, क्योंकि अब जो मनमर्जियां थी वो खत्म होगी और हम सब पूरे देशवासी, अगर हम समान देश की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें यूसीसी के लागू होने के बाद हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगी और खासतौर से उत्तराखंड में। बिल्कुल, यहाँ वो नज़र आ सकती हैं। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो 5 सदस्यीय कमेटी थी इसने यूसीसी का ड्राफ्ट यहाँ मुख्यमंत्री को सौंपा है। इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। और साथ ही अवधेश, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे हम मान सकते हैं कि जो बाकी राज्य हैं वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल आएंगे, क्योंकि तमाम चीजें हर राज्य चाहता है, तमाम चीजें जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देश में हर कानून की जो बहुत सारे कानून जो फिजूल के कानून थे या जिनका बहुत सारे उनको खत्म किया जा रहा है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी एक नई जो नया सूर्योदय जो मैं कह रहा हूँ बार बार उसको लेकर हर राज्य की हर किसी न किसी रूप में तमाम, चाहे वो गोद लेने की प्रथा हो, चाहे तलाक की प्रथा हो, चाहे वो शादियों के पंजीकरण की प्रथा हो, या चाहे वो लिव इन रिलेशन की जो प्रथा हो, क्योंकि जो लिव इन रिलेशन को लेकर भी पंजीकरण इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि जो लोगों के सुझाव आए थे, लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा माना था कि लोग लिव इन रिलेशन को छिपाते हैं, उसके बाद कुछ सालों बाद ऐसी स्थितियां आती है कि रेप के आरोप लग जाते हैं तमाम तरह। तो कहीं ना कहीं उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब रिश्ता जो है छिपाकर नहीं रखना पड़ेगा, कानूनी मोहर लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर राज्य चाहता है कि जो इस तरह की जो बातें हैं, जो बहुत सारे कानूनी जो उनको झेलना पड़ता है हर साल, तो कहीं ना कहीं यूसीसी के आने के बाद। जी बिल्कुल अवधेश, और हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ कुछ अब बोलने जा रहे हैं इस यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर। उन्होंने कार्यभार संभाला है, नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और बाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर
जन संवाद के कार्यक्रम हुए, लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे देहरादून से, जहां पे यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। संवाददाता अवधेश नौटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए पूरी जो मेहनत कोई है, 43 बैठकें की गई हैं और उसके साथ साथ पोर्टल की अगर बात की जाए तो उस पर भी करीब 2,33,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी है और प्रदेश के 10% से ज़्यादा परिवार हैं जिन्होंने अपनी जो राय है वो रखी है। किस तरीके से इसको आप देखते हैं, क्योंकि अगर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासतौर से देवभूमि जहाँ पे पहली बार जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो अब सीएम को सौंपा गया है?
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबे समय से एक कानून की मांग हो रही थी और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव भाजपा ने लड़ा था तो तब भी जो है प्रमुख एजेंडे में भाजपा के शामिल था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी का लगातार मिला है उत्तराखंड सरकार को, और पुष्कर सिंह खासतौर से जब ये 2017 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने और 2017 के चुनाव में तत्कालीन सरकार और उसके बाद 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकर खुलकर पैरवी की थी और आम जनता से अपील की थी कि हम इस कानून को लेकर आएंगे और उत्तराखंड को हम पहला राज्य देश का बनाएंगे जिसमें ये कानून लागू हो। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों में जो है एक नई परिकल्पना है वो देखने को मिलेगी। चाहे अभी तक जो लड़कियों की शादी की उम्र है 18 साल लड़कियों के लिए 21 साल लड़कों के लिए थी, तो कहीं ना कहीं उसको भी जो बदलाव हमें देखने को मिलेगा कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 21 साल की हो जाएगी। कहीं ना कहीं परिपक्वता उनके अंदर देखने को मिलेगी। जो अभी तक जो गोद लेने के कानून थे, जो तलाक के कानून थे, जो संपत्ति में अधिकार के कानून थे, जो अनुसूचित जातियां जनजातियां, जो महिलाओं के हितों के। और फिलहाल आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ यूसीसी का जो ड्राफ्ट है पहले उनको सौंपा गया और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि हर स्तर पर प्रयास किए गए हैं और ये जो प्रयास हैं अब फलीभूत होते नज़र आ रहे हैं। कोशिश होगी कि जो ये ड्राफ्ट है इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। और ख़ासतौर से हमारे जो संवाददाता हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का प्रभाव जो है वो हम देख सकते हैं। अवधेश, खासतौर से अगर देखा जाए, जब हम समान नागरिक संहिता की जब बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि देश में शांति और आपसी सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए और कुछ इस तरह के ही जो प्रावधान है वो माना जा रहा है कि इसमें इनको शामिल किया गया है। देखिए बिल्कुल, जो तमाम तरह की बात है, जो विपक्ष लगातार सवाल ये खड़े कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये यूसीसी के लागू आने से जो सामाजिक सौहार्द है उस पर जो है एक प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात इस ड्राफ्ट में कही जा रही है। जो सरकार के सूत्र के सभी धर्मों को जो उनके अधिकार है वो सब सुरक्षित है। जो प्रयास ये किया गया है कि एक ऐसा कानून हो जिसको सभी धर्मों के लोग समान रूप से माने, क्योंकि और ये किसी के धर्म को, किसी के उस पर ये कुठाराघात या इस तरह की कोई चीजें नहीं है। ये सर्वधर्म सद्भाव को ये कानून बनाया गया कि सभी धर्म समान है और धर्मों के अंदर जो उनके नियम कानून है वो एक से होने चाहिए। चाहे वो लड़कियों की शादी की बात हो, चाहे वो तलाक का मसला हो, चाहे वो महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, चाहे वो बच्चों को गोद लेने की बात हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो वहाँ के सामाजिक विकास जो ताना बाना है, जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, तमाम उनके विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो यही कहा, जो हमने वादा किया उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर खासतौर से विपक्ष की बात की जाए, क्योंकि अभी ड्राफ्ट जो है वो सौंपा गया है, लेकिन विपक्ष ने पहले ही अलग तरह की जो अफवाहें हैं वो शुरू कर दी हैं, पक्षपात की बात कही जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो कमेटी है जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई ने की है, तो कहीं ना कहीं और तमाम विद्वान लोग इस कमेटी में शामिल हैं, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगा दी गई हैं। देखिए बिल्कुल, जब तक हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के ड्राफ्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं, ऐसा है। जब तक देखिए अब आज ड्राफ्ट सौंपा गया है, कल कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद जो ड्राफ्ट की चीजें हैं वो सामने आएंगी। तो ये सारी बातें बहुत जल्दबाजी है कि इसमें ये चीजें हैं, ऐसा है क्योंकि जो भी हमारी कमेटी थी, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जस्टिस है रंजना देसाई, उनके नेतृत्व में कमेटी गठन थी। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कोहली इसमें थे, उत्तराखंड मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह थे, देहरादून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुलेखा डंगवाल थी और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ थे। और ये ऐसा नहीं है, तमाम जगह ये लोग गए हैं, तमाम जो राज्य के कोने कोने में इन लोगों ने गए हैं। देश की जो केंद्रीय जो कमेटी थी उससे भी सलाह ली गई है और हर चीज का जो ड्राफ्ट है तमाम लोगों की राय मशवरा शामिल किया गया है। जो अपनी इसको थोपना चाहते, सरकार ने पूरा होमवर्क कर रखा है और जब तक हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे नहीं, जब तक ड्राफ्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल सारे बेमानी है। आपकी रिपोर्ट जब पटल पर रखी जाएगी, उसमें चर्चा होगी, तब ये चीजें जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व से चीजें निकल के आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, लेकिन सौंपी गई है अभी रिपोर्ट, यानी सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछली सरकारों में हम देखते थे माने को, जो कि आखिरी गांव कहा जाता था, वर्तमान सरकार जो है उसने बताया कि ये हमारा पहला गांव है। और उसके साथ ही जो बैठक है, मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि इसकी शुरुआत हुई। इन बैठकों की 43 अलग अलग जगहों पर बैठक हुई और कुल 72 बैठकें जो हैं वो दर्ज की गई और उसके बाद आज ये ड्राफ्ट सौंपा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए 5वां समन
जारी किया था, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने आज भी पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले भेजे गए ईडी के सम्मन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बता दिया था, जबकि इससे पहले की अगर बात की जाए यानी 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। वहीं भाजपा नेता हरीश सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने 5वीं बार पेश नहीं हो रहे हैं और वे बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सम्मान का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये 5वां सम्मान है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मान को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार 5वीं बार बोल रहे हैं कि इल्लीगल है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर आपको बता दें, आज दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में हुए महापौर पद के चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई। तो वहीं भाजपा ने कहा कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोनों पार्टियों का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इनके बीच की दूरी 800 मीटर से भी कम है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। नीरज, जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति, क्योंकि दोनों ही अगर दलों की बात की जाए, अलग बात है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए केजरीवाल, जिनको 5वीं बार समन भेजा गया और इस बार भी उससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें कि जब 4 बार इनको सम्मन दिया गया जी, हर बार कोई ना कोई नया बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजा गया। कई बार ये कहा गया कि वो राजनीतिक कारणों से बिजी हैं, प्रचार करने में बिजी हैं, आ नहीं सकते हैं। कई बार ये कहा गया कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं। और अब जो नया ताजा उदाहरण है कि ये कहा गया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ईडी उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है और ये अवैध है। अब अवैध और वैध कितना है ये तो अदालत तय करेगी। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते थे कि वो पाक साफ है और उनका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। संजय सिंह भी कहते थे उनका किसी तरह का रोल नहीं है। लेकिन आप देखें कि दिल्ली की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, तो जो बताता है कि इन दोनों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण थी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के शराब नीति लागू नहीं हो सकती। और ये बात भी निकलकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल ने बात करी थी। मनीष सिसोदिया ने खुद कई सारे अपने एप्पल के फोन हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था, ताकि जो सबूत है वो जांच एजेंसियों को ना मिल सके। अब जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था। जो पैसे साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहुंच रहे थे, जो गोवा और पंजाब में जहां पर उनका यूज किया गया था, ये तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को मौजूद थी। और अरविंद केजरीवाल ने कई सारे जो मिडिल मैन है, खासतौर से जो शराब के कारोबारी हैं, उनसे बात भी की थी और उनको इस आबकारी नीति के तहत बड़े पैमाने पर ठेके देने की बात भी की थी। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन ये हर बार नए नए बहाने बना रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन तक ये बहाने नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ईडी भी अदालत के सामने जाएगी और तमाम तथ्यों को रखेगी और हो सकता है कि ईडी आने वाले समय में कड़े कदम भी उठा सकती है। जी नीरज, क्या लेकिन जो मुद्दा है, क्योंकि जो समन लगातार उनको यहाँ जारी किए गए, उसके ऊपर ना तो वही बात करते हैं ना वो ईडी के सामने पेश होते हैं, बल्कि उनकी पार्टी जो है वो अब चंडीगढ़ का मामला उठा रही है, मेयर चुनाव में धोखाधड़ी की बात कर रही है। तो क्या कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दा है, जो प्रमुख बात सामने निकल कर आ रही है, उससे भी बचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बचने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, आप अगर देखें इससे पहले आम आदमी पार्टी ने करप्शन को लेकर, करप्शन के खिलाफ शुरुआत करी थी और फिर किस तरह से इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो करप्शन में ही शामिल होते रहे। इन्होंने पाक साफ राजनीति की बात की, जबकि इनके तमाम मंत्री और इनके तमाम जो नेता हैं वो करप्शन के खेल में, घरेलू हिंसा के मामले में और आपराधिक मामलों में ये शामिल हैं।
तो आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात करती है और जिस तरह की राजनीति करती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और यही कारण है कि आप देखें कि इस बार भी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। और जो मेन मुद्दा है भाई, आपने अगर करप्शन नहीं किया है, आपने शराब नीति के तहत जो मिडिल मैन है या जो शराब के जो कारोबारी है उनको अगर लाभ नहीं पहुंचाया तो आपको ईडी के सामने जाने में दिक्कत क्या है, जब आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो ये गलत नहीं है। ईडी के तमाम सवाल हैं, उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए समान है, फिर चाहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बात की जाए या झारखंड के मुख्यमंत्री की हम बात करें। फिलहाल नीरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, आपको बता दें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंतर द्वारा स्थापित एक और गैर सरकारी संगठन के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और आज इसके परिसरों की तलाशी ली है। मंतर पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य थे और वह एनजीओ अमन बिरादरी के संस्थापक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमन बिरादरी पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नीरज, इस पर और ज़्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि फंडिंग का मामला जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, किस तरह की अभी जो कार्रवाई की बात इसमें सामने आई है? देखिए, सीबीआई अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूर्व आईएएस रहे हैं और जिस तरीके से एनजीओ का संचालन ये करते थे उसमें विदेशी जो पैसा है वो बड़े पैमाने पर आता था और जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है उस विदेशी धन का, उस विदेशी पैसे का जो स्रोत है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यह भी बात निकलकर सामने आई है कि उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था। खासतौर से एक भारत के खिलाफ जो एक छवि है वो गलत छवि पेश करने के लिए जो तमाम कोशिश है वो की जा रही थी, उसी के तहत ये सीबीआई कार्रवाई कर रही है। उनके घर और परिसर में छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई ने की है और कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में क्या नीरज, किस तरह की जो शिकायत है वो पहले की गई थी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह के मामले आए हैं, फिर चाहे टूल किट की बात की जाए, दूसरे मामले, और यहाँ एक बार फिर से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, बेसिकली इनके खिलाफ शिकायत थी कि इनका जो एनजीओ है वो विदेशों से पैसे लेता है और उस पैसे का जो प्रयोग है वो एक तरीके से देश की जो छवि है उसको नकारात्मक रूप से पेश करने में उस पैसे का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह के जो तमाम लोग हैं, चाहे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इस तरह के हैंडल लगातार चलाते हैं ताकि जो देश है उसकी छवि एक नकारात्मक छवि के रूप में लोगों को या दुनिया के सामने पेश की जा सके। और यही कारण है कि इनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे। गृह मंत्रालय ने इनकी जांच के आदेश दिए, उसके बाद सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज किया और अब सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई का ये कहना है कि ये कार्रवाई चल रही है, कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जिनमें इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अब जब छापेमारी की कार्रवाई संपूर्ण रूप से खत्म होगी उसके बाद तमाम तथ्य और भी निकलकर सामने आएंगे कि आखिर किस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे थे विदेशी धन का। जी बिल्कुल नीरज, और खासतौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच भी नजर आती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि अपने देश के लिए एक सकारात्मक सोच हमें रखनी होगी, देश हित की बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देश की छवि को ही धूमिल करने की कोशिश की जाती है, नकारात्मक बनाने की कोशिश की जाती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, बिल्कुल, और ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखें, इससे पहले जब किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में किस तरह से देश की छवि के खिलाफ लगातार काम किया गया। कई सारे खालिस्तान जो सपोर्टर लोग थे वो इस तरह की छवि भारत की गढ़ रहे थे विदेशों के सामने, किसानों के खिलाफ भारत सरकार काम कर रही है। आप देखें कि किस तरीके से खालिस्तानी लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं भारत सरकार को, और ये एक टूल किट है, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से द वायर और दूसरे जो तमाम एजेंसियां हैं वो किस तरीके से, और उसी पर अब हम देख सकते हैं नीरज, जो कार्रवाई है वो होती नजर आ रही है। देश के विरोध की बात की जाए, देश की छवि को बिगाड़ने की बात हो, ये कभी भी कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा और उसी के तहत हम देख सकते हैं जो कार्रवाई है वो हो रही है। फिलहाल नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा। कोर्ट ने मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए उतनी ही सक्षम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक झटका जो है वो ज़रूर हेमंत सोरेन को लगा है।
प्रयास कर रहे थे कि सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास सारथी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसमें दखल देने से मना किया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी कहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी की गई कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर आए हेमंत सोरेन। ओके, ठीक है। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अब हाई कोर्ट को कहा है कि जल्द सुनवाई की जाए और इसमें दखल नहीं दिया, लेकिन अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने सीधे तौर पर इतनी जल्दबाजी दिखाई कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट नहीं गए। बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी। जो उनके वकील कपिल सिब्बल हैं, उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनके पास एक फोरम है हाई कोर्ट का और वहीं जाना चाहिए उनको, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में इससे ही मिलता जुलता एक मामला पहले हेमंत सोरेन ने दाखिल किया था और उसमें एक आदेश दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यही कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के सुनवाई की मांग करना उचित नहीं है। और आज जब सुनवाई शुरू हुई, जब मेंशनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना था इसको, कल मेंशन किया गया था और आज इसको लिस्ट किया गया, और जैसी सुनवाई पहले मामले के तौर पर इस बेंच ने शुरू की तो कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि आपके पास बेहतर विकल्प यह है कि आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। हालांकि इसमें देखिए, अगर हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से यह भी कहा गया कि आप हाई कोर्ट के लिए एक समय सीमा तय कर दें कि कितने दिन के भीतर सुनवाई की जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर के। हम कभी भी हाई कोर्ट से ये नहीं कहते कि आप 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, कोई समय सीमा हम नहीं दे सकते हाई कोर्ट को, लेकिन क्योंकि ये आपकी ओर से मांग की जा रही है, इसलिए हम आदेश में इतना लिखा सकते हैं कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे उस याचिका पर, लेकिन हम कोई टाइमलाइन फिक्स किसी भी हाई कोर्ट के लिए नहीं करते हैं, इसलिए इस मामले में भी ऐसा नहीं किया जाएगा। जी विकास, और खासतौर से जैसे आपने बताया जो इनके वकील थे कपिल सिब्बल, तो क्या माना जाए अभी भी गठबंधन के तहत ही जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं कि किस तरह के आगे जो कदम है वो उठाए जाएं? देखिए, इसमें तो एक जहां तक राजनीतिक विषय है वो अलग है कि उनके अपने क्या समीकरण है किस पार्टी के साथ, वो अलग बात है। लेकिन कपिल सिब्बल जब भी उनकी तरफ से यहाँ पेश हुए, का मेंशन भी जब किया गया था तो कपिल सिब्बल की तरफ से ही किया गया था और ये कहा गया था कि ईडी ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है ये एक गंभीर मामला है। एक मुख्यमंत्री को किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है, ये लगातार वो याचिका में कह रहे थे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ ऐसे क्या साक्ष्य हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई, ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की बात कर रहे थे कपिल सिब्बल। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ये सारी बातें हाईकोर्ट में भी जाकर रख सकते हैं, क्योंकि जो आप कहें कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है जिनमें सुप्रीम कोर्ट इस तरह की रिट्स पर सुनवाई करता है, याचिकाओं पर सुनवाई करता है, बिल्कुल वही ताकत या कई बार तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सीधे यहाँ जनहित यहाँ पर याचिका मत दाखिल कीजिए, बल्कि आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, वहां जाएं और वहां पर ये सारी बातें रखें। आपको वहां पर से भी वही न्याय मिलेगा जो आपको सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित है। दोनों ही संवैधानिक अदालतें हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इसीलिए ये परंपरा गलत एक तरीके से पड़ जाएगी अगर कोर्ट सीधे सीधे बड़े मामलों की सुनवाई खुद करने लगे। जो नियम है अपील पर सुनवाई का वो सभी मामलों में एक जैसा होता है, इसीलिए आप हाईकोर्ट का रुख करें। जी बिल्कुल विकास, लेकिन क्या अभी तक हाईकोर्ट से जो कार्रवाई की अगर बात की जाए उसके लिए कुछ समय निर्धारित हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर जो उनके वकील थे हेमंत सोरेन को, वो चाहते थे कि हाईकोर्ट के लिए कोई टाइमलाइन दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जैसा हमने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट की शक्ति को कम मत आंकिए। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाईकोर्ट से ये नहीं कहता कि आप 3 दिन में 6 दिन में कोई नियत समय के भीतर आप सुनवाई करें। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है तो सिर्फ ये कहना काफी होता है कि हाईकोर्ट इसको प्राथमिकता पर सुने, जल्द से जल्द सुनवाई करे, और हाईकोर्ट इतनी संवेदनशीलता दिखाते हैं इस तरह के मामलों में जहां पे जरूरत होती है। तो जब वो इस मामले को ले जाकर के हाईकोर्ट में मेंशन करेंगे, इसको सुनवाई के लिए मांग करेंगे, तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला भी देंगे कि हाईकोर्ट जितनी जल्दी हो सके इस मामले पर सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई टाइमलाइन हाईकोर्ट के लिए फिक्स नहीं करेगा।
जी बिल्कुल, तो अभी सुनवाई के लिए जो आदेश दिया गया वो यही कि हाई कोर्ट भी उतनी ही सक्षम है और वहाँ सुनवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के विधायक चंपई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। 23 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद से अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई CM नहीं था। वहीं चंपई सोरेन ने आज रांची में, आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की। शिबू सोरेन ने मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं और वे गुरुजी और माताजी से आशीर्वाद लेने गए थे। और ओत लेने के पहले हम गुरुजी आप माताजी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। और जो गुरुजी का आदर्श है, उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभारने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो आप सुन रहे थे चंपई सोरेन को, जो बता रहे थे कि वो आशीर्वाद लेने गए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 3 वर्षों में झारखंड को लूटा है और भूमि घोटाला, खनन घोटाला, निजी पट्टा और अन्य घटनाएं सामने आई हैं और अब वे इससे जनता को सच्चाई बताने के बजाय इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को भड़काने की, 1932 के खतियान के बारे में कहने के बाद उस खतियान के बारे में नीतिगत फैसला क्या होना चाहिए, इसे या रोजगार के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, इसके बारे में इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। इसमें कोई सोच नहीं थी, सिर्फ लोगों को बहकाने का काम इन्होंने किया। झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, झारखंड के लोगों के साथ छल और धोखा हो रहा है और निजी स्वार्थ के लिए पिछले 3 वर्षों से इस तरह का घोटाले का काम हुआ। इसकी जांच हो रही है और जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है कि जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने PMLA कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग भी की थी। हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक अभिरक्षा में रांची जेल भेज दिया गया था। और बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदुओं के पूजा करने के जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने कल वाराणसी जिला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, जिस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन के बावजूद यहां बुधवार से ही अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों के अलावा PAC, CRPF और NSG कमांडो को सुरक्षा में तैनात किया गया है। वहीं LIU और इंटेलिजेंस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ACP दशमेश प्रज्ञा पाठक ने बताया कि ज्ञानवापी की सुरक्षा पहले से 2 गुना कर दी गई है। वो माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी हुआ है, जो भी न्यायालय के आदेश हैं या आगे भी होंगे, उसका 100% अनुपालन पुलिस और प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में सबको अवगत भी करा दिया गया है। सबका कोऑपरेशन भी हमें प्राप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों के साथ एक्सपो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, स्थायी समाधानों और परिवहन की नई तकनीकों पर प्रकाश डालेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में लगभग 50 देश हिस्सा लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित अन्य देश भी शामिल हैं। ये मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक खुला रहेगा। सूरजकुंड मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कलारूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले में भ्रमण कर सकते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षाकर्मियों तथा पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट प्रदान करेगा। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज शाम को दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2023 और 24 के बैच के 800 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कंवल सिब्बल और कुलापति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित समारोह का नेतृत्व करेंगी। दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आज आयोजन। जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 800 से अधिक शोधार्थी हैं जिन्हें जो डिग्रियां हैं, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो इस दौरान प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को, आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 12 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। लखनऊ में बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष भर की आय पर सदन में चर्चा होगी। जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उनके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेके जो सुरक्षा व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो यहाँ पर त्रिस्तरीय है, जो केवल सक्षम लोग ही यहाँ आने दिए जा रहे हैं और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और सदन 11 बजे आरंभ होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होगा और उसके बाद से जो विधायी कार्य हैं वो किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आज फ्राइडे प्रेयर भी है, नमाज का दिन है और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग इत्यादि करा रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से संपर्क किया गया है और पूरी तरीके से शांति पूरे प्रदेश में है और सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत अब 2 दिन आगे बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत 12 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इस दिन नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। सत्र के पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश होगी। माना जा रहा है कि 13 फरवरी को राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इसके पहले 10 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 12 फरवरी को आम बजट पेश होना था। गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत सबसे पहले 5 फरवरी से निर्धारित थी। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आज अभिनेता से राजनेता बने सीमेन के नेतृत्व वाली नाम थामिझार पार्टी के कई पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी तिरुचि, तेनकासी, शिवगंगा और कोयम्बटूर जिलों में की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी चेन्नई हार्बर में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स से मिली जानकारी के आधार पर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 179 जातियां शामिल हैं, जिसमें 118 जातियां मुस्लिम समाज की हो गई हैं। उसी को लेकर आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS संध्या के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशेष अतिथि शामिल होंगे। ये पोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे हैं। ये डिज़ाइन और युद्धपोत निर्माण में भारत की विशेषज्ञता की पुष्टि करता है। लगभग 3800 टन क्षमता का 110 मीटर लंबा यह पोत 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। ये पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण से नए स्वरूप में लाया गया है। पूर्ववर्ती संध्या को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय पोत की गति 18 नॉट से अधिक है और हिंद महासागर क्षेत्र भारतीय उपस्थिति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और आइए बात करते हैं दक्षिण कोरिया की भी, जहां सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि 1 हफ्ते से अधिक समय में चौथी बार प्योंगयांग ने ऐसी मिसाइलें लॉन्च की हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे हुआ। उत्तर कोरिया ने उन्हें स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें कहा है, जिससे इनके परमाणु सक्षम हथियार होने का संकेत मिलता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नई पनडुब्बी प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों का परीक्षण नेता किम जोंग उनकी निगरानी में किया गया था। और बात अगर की जाए गाजा की, तो यहाँ स्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। फिलिस्तीनी के एक अधिकारी ने कहा कि इस सप्ताह मिले पेरिस समझौता प्रस्तावों को हमास द्वारा अस्वीकार किए जाने की आशंका नहीं है। इजरायली बलों की गाजा से वापसी के आश्वासन के बिना इस पर उनके हस्ताक्षर की संभावना भी नहीं है। हमास ने कहा कि वह सभी बिंदुओं पर विचार कर रहा है और जल्द ही प्रतिक्रिया देगा। कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने इस सप्ताह हमास को गाजा में युद्ध रोकने को लेकर पहला ठोस समझौता प्रस्ताव दिया था।
वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि उनका देश दो राष्ट्र समाधान पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वर्षों से चल रही बातचीत के नतीजे का इंतजार किए बिना आधिकारिक और तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री डेविड कैमरन गुरुवार को लेबनान पहुंचे थे। और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां इमरान खान की पार्टी के 39 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने का हवाला दिया। 3 दिन में पीटीआई के 72 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। मेटा ने कहा है कि उसने दिसंबर 2023 में भारत में फेसबुक से 19.8 मिलियन से अधिक और इंस्टाग्राम से 6.2 मिलियन से अधिक कंटेंट हटा दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 1 से लेकर 31 दिसंबर के बीच फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 44,332 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। कंपनी ने 33,072 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल प्रदान किए गए। मेटा ने कहा कि अन्य 11,260 रिपोर्ट्स में जहां विशेष समीक्षा की आवश्यकता थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार इसकी समीक्षा की और 6,578 रिपोर्ट्स पर कार्रवाई की गई। वहीं 4,682 रिपोर्ट्स पर समीक्षा के बाद कार्रवाई नहीं की गई। इंस्टाग्राम पर कंपनी को 19,750 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 9,555 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल प्रदान किए गए। अन्य 10,195 रिपोर्ट्स में जहां विशेष समीक्षा की आवश्यकता थी, मेटा ने सामग्री की समीक्षा की और 6,028 रिपोर्ट्स पर कार्रवाई की गई। शेष 4,167 शिकायतों की समीक्षा की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। और बात खेल जगत की, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। रोहित 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। भारतीय टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। रजत पाटीदार, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।